वेलकम बैक टू एजू मेंटर फॉर जॉब्स। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि हम लोग यूपी टेट की जो क्लासें हो सकेंगी वो ज़रूर लेकर आएंगे। उसी के साथ मैं हूं अक्षय। देखते हैं यूपी टेट 26 की लिखित परीक्षाओं में प्राथमिक में 1 से 5 की परीक्षा योजना में किस तरह से क्या संरचना क्या विषय होंगे। ठीक है, पहले तो एक थोड़ा सा प्रारूप देख लें उसका कि पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का। ठीक है, तो बाल विकास काफ़ी साल बाद हो रहा है, तो इसलिए एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो अनिवार्य वो 30 MCQ आएंगे। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य जो है वो भी 30 है। ठीक है, भाषा द्वितीय जो होगी उसमें अंग्रेजी हो या उर्दू है, संस्कृत हो, प्रथम भाषा आपको हिंदी लेना पड़ेगा। ये क्यों लेगा? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, इसलिए आपको हिंदी तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अनिवार्य इसीलिए की जाती है। फिर दूसरी बात है कि दो ही द्वितीय भाषा में आप इनमें से कोई ले सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, क्योंकि ये भी यूज होती है अपने यहाँ। इनमें अनिवार्य रूप से किसी तीन में एक लेना है, तो आप संस्कृत और अंग्रेजी ले सकते हैं। जिन्हें उर्दू आती है वो उर्दू भी ले सकते हैं। हिंदी इसके व्याकरण से काफ़ी मिलता जुलता है संस्कृत, इसलिए अगर हिंदी किसी की मजबूत है या संस्कृत किसी की मजबूत है तो कोई दिक्कत ही नहीं हिंदी में। लेकिन अगर हिंदी भी मजबूत है तो आप संस्कृत लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी इससे 40% तो इसी से कवर हो जाएगा आपका, हिंदी से ही संस्कृत। ठीक है, ग्रामर वगैरह सब वही है। फिर गणित देख लें, गणित में 30 MCQ आएंगे। ठीक है, 30 अंक के। पर्यावरणीय अध्ययन में भी इसी तरह 30 होंगे। ठीक है, तो ये था प्राथमिक 1 से 5 का। ठीक है, अब अगर 6 से 8 का देखें, 8 का देखें तो क्या है, 8 में CDP वही रहती है। ठीक है, भाषा प्रथम अनिवार्य वैसा ही है, सेम वैसा ही है, दूसरा भी भाषा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ तक की संरचना कोई चेंज नहीं होनी है। ठीक है, बदलना क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो कक्षा 1 से 5 वाला विद्यार्थी है उसमें कोई भाषा भेदभाव नहीं है, उसको सभी कुछ पढ़ाना होता है। ठीक, इसलिए वहाँ सब कुछ है। यहाँ लेकिन 6 से जो 8 वाले होते हैं इनमें अलग अलगाव हो जाता है, क्योंकि इसमें भाषा भी हो जाता है और विज्ञान भी और SST भी, 3 बातें आ जाती हैं, विज्ञान भी और SST भी। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार के शिक्षक आ जाते हैं। इसी तरह से इसको अलग कर दिया गया है। देखो, गणित के और विज्ञान के और SST के, और जो भाषा के हैं उनके लिए ये है कि इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो इनमें से, ठीक है, तो इसी तरह से ये डिवाइड हो गया। इसमें 60 नंबर का क्वेश्चन एक साथ आ जाता है चौथे वाले पार्ट में। ठीक, कुल मिला के इसको सिर्फ ये समझो कि भाषा वालों के लिए SST है। ठीक है, भाषा वालों के लिए, और जो गणित और विज्ञान के हैं उनके लिए तो गणित या विज्ञान ही होगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन ही होगा। अन्य किसी भी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी एक होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब 1 से 5 और उच्च की परीक्षा। ठीक है, देखिए इधर देखें, 2.5 घंटा मिलेंगे, कुल 150 मिनट मिलेगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 150। बहुत ज़्यादा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 मिनट में अगर 150 क्वेश्चन को 150 मिनट मिल रहा है तो ये बहुत समय है। वैसे आगे जब आप एग्ज़ाम की तैयारी और करोगे, टेट के बाद जब कॉम्पिटिटिव देते हैं, तो ये समझिए कि 150 MCQ के लिए मात्र 120 ही टाइमिंग मिल पाती है। 15 मिनट तो हमेशा याद रखना कि आपके क्लास में चले जाते हैं वेरिफिकेशन दुनियादारी करने में। ठीक है, तो कभी भी जो टाइम आपको मिलता है उससे 10 मिनट पहले कोई आप सेट करिए दिमाग में। 150 मिनट लिखा है तो आप इसको 140 मिनट मान के चलिए कि 140 मिनट में हमें जो भी करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड लेके। ठीक है, फिर MCQ होंगे, प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे। ठीक है, 5 नहीं होगा, कहीं कहीं 5 भी होते हैं। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। ये लागू होना था इस बार, लेकिन ये लागू नहीं हुआ, इसलिए ज़रूरी था। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दोनों होगा, लेकिन भाषा के विषयों को छोड़ करके। अब हिंदी का ही पेपर हो भाषा का, उसको भी अगर अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए तो ये संभव नहीं है। ठीक है, यदि परीक्षा 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। मतलब नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अच्छी चीज़ है कि अगर किसी का पेपर कठिन आता है, फर्स्ट पाली में मान लो कठिन पेपर आता है, ठीक है, और सेकंड पाली में थोड़ा सरल आता है, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि कठिन और सरल में मतलब कितने % क्वेश्चन कठिन वाले थे जो आए, और कितने सरल वालों ने बिल्कुल नहीं किया, जो छोड़ दिया। तो जो कठिन वाला स्तर होता है उसमें जो बिल्कुल नहीं किए होते हैं उनको कैलकुलेट ही नहीं किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन होना अच्छी चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर अक्सर बढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ठीक है, डेट आपको पता ही एग्ज़ाम की 2-3-4 जुलाई में। ठीक है, यहाँ ज़रूरी चीज़ क्या है कि वेबसाइट पर जारी किया गया पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अंक लाने वाले सामान्य वर्गों को कितना लाना है? 60% या 90 अंक लाना है। ठीक है, आपकी बार डिजी लॉकर में दे दिया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डिजी लॉकर में आपको मिल जाएगा।
प्रमाण पत्र। ठीक है। दूसरी बात देखिए कि अन्य वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग भी न्यूईयर इनके न्यूनतम आरक्षण 55% होंगे, अर्थात 150 में से इनको 82 अंक ही लाना है। ठीक है। कितने लाना? 82 अंक ही लाना है। अब यहाँ बात हो रही कि महिला और पुरुष, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप महिला हो या पुरुष, आप इस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप उसी के अनुसार आपको नंबर लाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में सामान्य वर्ग के लोग भी हैं और एससी और एसटी में भी हैं जो है, तो इसमें जिसमें भी आप महिला हैं अगर आप आती हैं तो उसमें आपका 55% जो है लागू होगा। लेकिन आप सामान्य वर्ग में बिना ईडब्ल्यूएस के आते हैं तो आपको कितना लाना है? आपको 90 अंक लाना है। ठीक है। अच्छा, ये गलतियाँ लोग बहुत करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय ओमार उत्तर में गलत सूचना अंकित करने, गलत अंक क्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भाषा, ये वाला गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि पुस्तिका क्रमांक भाषा में विकल्प में पार्ट 4 में क्या भरना है, कहाँ गोला करना है आदमी, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान में या भाषा में, तो ये गलत कर देता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखना, नहीं मूल्यांकन नहीं होता है। ठीक है। हमारे परिचित में कई लोग ऐसे, कई बच्चे थे जो 2000 वही 19 के समय में जो आई टेट हुआ था उस वाले में नहीं उनका हो पाया था, क्योंकि सिर्फ ये इन्होंने नहीं फिल किया था। ठीक है। बाकी नंबर बहुत अच्छे थे, हालांकि सिलेक्टेड है वो लड़का। ठीक है। आगे देखिएगा तो इसकी बात हो गई थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। इसकी बात हो गई थी। अब यहाँ देखिए बाल विकास सीडीपी आना है, बाल विकास आवश्यकताएं ये सब होंगी। बाल विकास का अर्थ मतलब मेन आप याद रखो कि ये बाल विकास आना है। बाल विकास की 2 चीज़ें हैं, दोनों का चीज़ें कवर हो जाएगा। वंशानुकरण, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम में बच्चे की भूमिका और इन्हीं चीज़ों में टीचर की भूमिका, यही आपको देखना है। तो अभी बाल विकास है तो बच्चे की भूमिका देखना है। ठीक है। और जब शिक्षण से शिक्षण विधियाँ आएंगी तो आपकी भूमिकाएं हो जाएंगी, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और ये सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, ये मीडियम है, अर्थात ये बच्चा है। ठीक है। ये बालक है और ये टीचर है, ये बीच में सीखने के सिद्धांत हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है बस। ठीक है। इसी में सब कुछ आ जाएगा, स्किनर वगैरह सब, प्याजे वगैरह सब आ जाएंगे इसी में। ठीक। अब ये समावेशी शिक्षा, भेदभाव नहीं हो पाए, सबको सब कुछ मिले। ठीक है। बस इसको भी पढ़ लेंगे सब लोग। ठीक है। इसको भी हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। निर्देशन और परामर्श क्या होगा? परामर्श में ये संस्थाएं बनाई गई थी, इनके एक समितियाँ थी सही, मतलब इनके, जिससे कि ये समझा जाए कि क्या क्या सहयोग के लिए हो सकता है। तो इनसे संबंधित चीज़ें हैं, कुछ आती हैं, तो ये सब अलग से नहीं आपको पढ़ना है, ये सब इंक्लूड रहेगा उसी में। इन्होंने जो कहा है, जो मूल निकाल के दिया है, वो सब हम आप लोग को दे देंगे। अधिगम और अध्यापन। ठीक है। ये अधिगम, ठीक है, और अध्यापन भी देखिए कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, और बालक विद्यालय प्रथम सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। ठीक है। मतलब कारण का कथन कारण भी है इसी में रहेगा। त्रुटियों को समझना, बोध संवेदनाएं, ये सारा कुछ रहेगा। अब देखिए आते हैं जो हम शुरू करने जाएंगे आज, मतलब आज जो हम लोग शुरू कर देंगे इसको, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे आज ही। 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के। हिंदी में क्या है? अपठित अनुच्छेद है, वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन। ठीक है। ये तो वैज्ञानिकता है। वर्णों के मेल में मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान है कि इसमें मात्रिक कौन अमात्रिक कौन से हैं। ठीक है। अक्षर के जैसे 2 भेद हैं, अक्षर के 2 भेद, बधाक्षर, मुक्ताक्षर। अक्षर के 2 भेद, बाधाक्षर और मुक्ताक्षर, तो उसमें ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी उसी में, क्योंकि वर्ण है ना, तो वर्ण से अक्षर बनता है, उसका भी समझना पड़ेगा। वाक्य की रचना कैसे होगी? शब्द की रचना और वाक्य की रचना दोनों में अंतर होता है। ठीक है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यह चीज़ याद रखनी है आपको। तो उसी तरह से वाक्य रचना अलग बात है, शब्द के भेद अलग है, इसके अर्थ के अनुसार और जो है आपका क्रिया के अनुसार। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी के विशेष रूप से इसमें सा और ये देखो दंत वाला कि सभी ध्वनियाँ। ठीक है। वर्णों की ध्वनियाँ, अनुस्वार की ध्वनियाँ, अनुनासिक की ध्वनियाँ। अब अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर पूछना चाहिए। चीज़ गलत लिखा, अनुनासिक ही तो चंद्रबिंदु है, वो उसी को तो कहते हैं अनुनासिक को ही। अनुनासिक ये, ठीक है, और चंद्रबिंदु भी यही। ठीक। जो शिरोरेखा के ऊपर लगती है, और जब सिर्फ बिंदी होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। कहा गया अनुस्वार कहते हैं जब शिरोरेखा के ऊपर बिंदी हो सिर्फ, बस। जैसे पंच में क्या है? अनुस्वार है। ठीक है। और ऐसे 5 लिखेंगे तो ये क्या है? अनुनासिक है, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है। सभी प्रकार की मात्राएं, ठीक है, स्वर की सभी मात्राएं,
तो सिर्फ स्वर भर की मात्राएं नहीं होती, री की भी मात्रा होती है, रा की भी, आधा रा कैसे देखेंगे, तो सब प्रकार की मात्राएं होती है। विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण प्रश्न और विस्मयादिक चिन्हों का प्रयोग कैसे करें, मतलब चिन्हों का प्रयोग हमें समझना है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द भी समझना है। समान ध्वनि जिसमें निकलते वही तो तुकांत अतुकांत होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये इतना लिख दिया, इसका मतलब क्या है, विकारी शब्दों के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं जो संज्ञा, काल और वचन के साथ में मतलब वचन, लिंग और काल के अनुसार क्या है, बदल जाते हैं, ये तो विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। देखिए, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, इन शब्दों में और पहचान और उनके अंदर बहुत कुछ सीधे सीधे ट्रिक है उसका, और वो सब चीज़ें आपको बता देंगे। यही जैसे अभी हमने देखो बताया, ठीक है। जैसे चंद्रबिंदु है, अगर ठीक है, तो चंद्रबिंदु पहले आया, पहले नहीं था, तो चंद्रबिंदु जो होता है ये सब तद्भव में हो जाते हैं। और जो सिर्फ बिंदी होता है, ठीक है, जो बिंदु सिर्फ होता है, ये ऐसे ऐसे बने वर्ड क्या हो जाते हैं, ये सिर्फ जो है किसमें आते हैं, ये तत्सम में आते हैं, ठीक है, ये तत्सम में आते हैं, ठीक। तो तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत से वे निकले हुए सब जो बदले ना जाए और हूबहू ऐसे ही ले लिए जाए, ठीक है, वो तत्सम है। और तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत या किसी भाषा के भी शब्द हो सकते हैं तद्भव में, लेकिन आप याद रखिए सिर्फ संस्कृत नहीं होता, तो किसी भी भाषा के वो शब्द निकले हुए जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये है धम्म, ये पाली भाषा में धम्म कहते थे इसको, और यही बदलते बदलते किस में आ गया, यही धर्म में आ गया। अब लेकिन पाली का भी उपज तो किससे है, संस्कृत से है, इसलिए हम संस्कृत शब्द भी कह देते हैं, तो दिक्कत नहीं होती, ठीक। लोकोक्ति और मुहावरों में क्या होता है, सीधे ये विलक्षण अर्थ देते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, कोई उपदेश होता है, कोई कहानी होती है, कोई घटना इसके पीछे घटित होती है, उससे निकला हुआ कोई उपदेश, तब उसको संबंधित पूरा एक वाक्य होता है लोकोक्ति, लेकिन ये मुहावरा वाक्यांश होता है, ठीक है। संधि क्या है, स्वर संधि, जैसे संधियाँ, जैसे स्वर संधियाँ हो गया, ठीक है। दीर्घ गुण वृद्धि, यण आदि, दीर्घ ने गुण में वृद्धि की और यण आदि हुई, ठीक है। इस तरह से हम लोग से इसका ट्रिक बनाए हैं पूरा, जिससे कि कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर व्यंजन संधि के 5 रूल, पूरा व्यंजन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी संधियों को पढ़ने के लिए संधि यहाँ दिया हुआ है, किसी भी किताब जो अच्छी किताब होती है संधि सबसे पहला चैप्टर होता है, क्योंकि वर्ण जब तक नहीं सही से पढ़े तब तक संधि नहीं पढ़ पाओगे, तो वर्ण बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। वर्णों में इसमें सघोष अघोष इनका बहुत रोल है, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। आगे देखिए, वाच्य समास और अलंकार के भेद, इसमें अलंकार में अर्थालंकार, शब्दालंकार। अब शब्दालंकार, ठीक है, और अर्थालंकार, शब्द में जब विलक्षण अर्थ है शब्द के माध्यम से अर्थ चेंज हो, शब्दालंकार अर्थ के माध्यम से जब बात बदल जाए तब क्या हुआ, जो है अर्थालंकार, ठीक है। अब अर्थालंकार के तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन क्या सब पढ़ेंगे क्या, तो सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है, और आपका रूपक हो गया, ऐसे कई सारे हैं, कम से कम 20-25 होंगे उसमें, लेकिन आपको अर्थालंकार में मात्र 5 से 7 पढ़ने हैं, लगभग 7 पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ देखिए 101 से 5 वाले क्लास भी है और 6 से 8 वालों को भी देना है, तो जो 6 से 8 है उसमें थोड़ा डीप चले जाओगे, तो इनके कम से कम 5-5 उदाहरण सभी अलंकार के आप अपने से भी पढ़ रहे हैं, तो आप अलंकारों के क्या करें कि इसके हर एक के 5-5 उदाहरण आप ढूंढ के लिख लीजिए सब जगह, बस उन्हीं से आ जाता है, ठीक है। बाकी हम इसमें PYQ कराएंगे तो आपको कवर हो जाएगा, उसमें एक टॉपिक उठा के कवर करेंगे, कवि और लेखों की रचना, भाषा विकास का अध्यापन। ये क्लास तो पूरी बनी हुई है, लेकिन इसको अभी नहीं डाला जाएगा, थोड़ा पहले पढ़ लो, और उसके बाद ये जो है इसको हम आपको शेयर कर देंगे। ये क्लास, इसमें कुछ नहीं है और बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। अब जब भाषा पढ़ा है तो उसका अध्यापन कैसे करेंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे, सुनने बोलने की भूमिकाएँ क्या होंगी, ठीक है, मौखिक लिखित विचार कैसे संप्रेषण हो सकते हैं, यही सब चीज़ें इसमें है। बस कठिनाइयाँ क्या आएंगी भाषा को पढ़ाने में, बच्चा का ऐसे बनाना सीखेगा या ऐसे बनानेगा, दोनों में क्या अंतर, यही कठिनाइयाँ हैं, तो समझना का भाव में क्या अंतर है। तो ये चीज़ें, अब या को कोई ऐसे या बना रहा, कोई ऐसे पा बना रहा, तो ये सब चीज़ें ही चुनौतियाँ हैं पढ़ाने में और लिखाने में, ठीक है। भाषा कौशल भी है, उसी में भाषा बोधगम्यता, ठीक, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना, अध्यापन, क्या क्या आप उसमें माध्यम यूज कर सकते हैं, इस तरह से होगा, ठीक है। फिर इंग्लिश है, फिर भाषा उर्दू का भी हो जाएगा, फिर आगे आप देखें तो गणित का हो जाएगा। पर्यावरण में देखिए विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, ये सब कक्षा 10 का, क्लास 10 लेवल का आएगा। लेकिन यही जो 6 से 8 वाले पेपर 2 है, ठीक है, उसमें 6 से 8 का नहीं आएगा, उसमें आएगा आपका 10 से 12 वाला, 12 क्लास तक के लेवल का आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि वो ये लिख के देते हैं 6 से 8 का, लेकिन ऐसा नहीं है,
काफ़ी चीज़ें पूछ जाती है इसमें। एक चीज़ हम देखिएगा परिवार, ठीक है। अब परिवार किस हिसाब से पूछना है, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, परिवार बायो में भी आ सकता है। तो भोजन स्वास्थ्य बायो का हो गया, ज्योग्राफी हो गया मतलब एनवायरनमेंट ईवीएस हो गया। तो है तो ये पूरा ईवीएस ही, पर्यावरण अध्ययन में सब कुछ आता है, विज्ञान भी आता है, इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है, नागरिक शास्त्र भी और पर्यावरण भी। तो ईवीएस पूरे को कहते हैं। लेकिन ये सभी कुछ आपको पढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा, बहुत हल्का हल्का। लेकिन अगर 6 से 8 को है तो थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, पढ़ना उसमें भी यही सब है, लेकिन थोड़ा सा डीप चले जाएंगे। ठीक, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, मेला है, ठीक, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों व्यवसाय पढ़ने हैं, जल के बारे में पढ़ना है, ठीक, यातायात के बारे में, संचार के बारे में पढ़ना है, खेल और खेल की भावनाएं कैसे, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, महाद्वीप याद पढ़ना है, हमारा प्रदेश जिस प्रदेश का पेपर दे रहा है उसको पढ़ना है, यूपी का दे रहा है तो यूपी का इसको भी पढ़ना है, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात है। इसी चैनल में आपको नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात का पढ़ा है। जब समय लगे तब आप तुरंत खोलिएगा, यूपी स्पेशल इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी स्पेशल में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। बहुत इनमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10-10 घंटे क्लास लेना है। ये सारा मटेरियल, सारा चीज़ें 1 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। अगले 1 महीने में आप खूब अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लो, तो पूरा खत्म हो जाएंगे। ठीक है, संविधान भी इसी में है, जीएस में, ईवीएस में, शासन की व्यवस्थाएं भी, नगर पंचायत, नगर पालिका, पर्यावरण की आवश्यकताएं कैसे क्या है, ये भी सब इसी में है। अब इससे संबंधित पेडागॉजी भी है। लेकिन अच्छा, यूपी में जो पेडागॉजी है उसका रेशियो सीटेट की तरह नहीं है। सीटेट की तरह इसकी पेडागॉजी नहीं होती। इसकी पेडागॉजी जो होती है, ये मान लीजिए कि जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 में आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 2 से 5, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप पेडागॉजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी तक का जो पेपर का सिस्टम रहा, पैटर्न, उसी के हिसाब से हम चीज़ें बता रहे हैं। कुछ बढ़ेगा, पहले तो 2 ही नंबर का था, अब ये है कि 5 नंबर तक आप तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब से निपुण चला है तब से थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है पेडागॉजी पे भी, सिर्फ पढ़ाने पे नहीं ध्यान दिया जा रहा बल्कि पढ़ाने की प्रक्रिया में भी ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए आप 2 से 5 क्वेश्चन मान लीजिए और 5 को ही मानिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही देखिए। अब आपका ये जो है, अब नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होगी और ये 6 से 8 वाला होगा। सही बात। देखिए ये सब आपको अभी बता ही दिया हमने, और इसमें भी सीधे हिंदी में चले जाते हैं। देखो सीडीपी वही सेम है, बस थोड़ा और डीप में चले जाइए। ठीक, उन चीज़ों को और थोड़ा सा गहराई से दे दिया है। सीखने के अर्थ भी समझते में लगभग लगभग वही है। इसमें बच्चे को जो देखा जाएगा, देखो इसमें जो बालक का विकास और शिक्षण विधियाँ होंगी, तो इसमें जो बालक का विकास होगा इसमें 6 से 8 तक के, मतलब 8 5 13 साल बच्चे के, एक 13 साल के बच्चे तक का पूछ सकता है। और उसमें जो था 5 5 5 6 5 11 11 साल के बच्चे इसमें जो है बढ़ जाएगा कि 8 साल का, 8 में पढ़ने वाला बच्चा की एज क्या होगी, तो उस एज तक के विकास को पूछ लेगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर आपका जो है 5 वाले में जो है उसके एज कितनी होगी, उसके एज के हिसाब से पूछ लेगा। तो मतलब सिर्फ इसमें बालक की एज बढ़ती है, उसकी ग्रोथ के हिसाब से क्वेश्चन डीप हो जाता है। और उसी कारण से कुछ शिक्षण विधियाँ भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि एज चेंज होती है तो विधियाँ भी कुछ बदल जाएंगी। अच्छा, उसका क्योंकि सोचने का, कहने का तरीका बदल जाता है। हिंदी में देखिए पहला सेम अपठित अनुच्छेद है। ठीक है, उसमें भी देखिए संज्ञा, संज्ञा के भेद आपको पढ़ना है। वहाँ पर एक लाइन में दिया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब एक लाइन में दिया था। यहाँ अलग अलग क्यों दिया है, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि 6 से 8 के बच्चों को स्पेशल आनी चाहिए। जब आप इसकी बुकलेट पढ़ेंगे तो कठिन थोड़ा सा संज्ञा आएंगी, एकदम सरल सरल चीज़ें नहीं आएंगी, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया के भेद है, ये भी विकारी है। और उसमें था, उसमें एक लाइन में देने का मतलब उससे बहुत डीप नहीं पूछेगा। इसमें अलग अलग देने का मतलब कि इसमें हम डीप जाएंगे, अंदर तक जाएंगे। वाच्य में सिर्फ वहाँ पर वाच्य लिखा था, वहाँ कृत्य, कर्म और भाव वाच्य की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कृत्य, कर्म और भाव वाच्य होगा। जब कर्म वाच्य भाव भाव पढ़ोगे तो आपको सकर्मक भी पढ़ना पड़ेगा। तो सकर्मक में क्रिया के भेद में भी आपको थोड़ा डिटेल जाओगे, तभी आपका क्रिया के भेद का भी तभी क्लियर होगा कर्म वाच्य। तो इसलिए वाच्य क्रिया इनको भी सही से पढ़ना है। हिंदी भाषा की समझ देना, संयुक्त अक्षर, वहाँ पर अक्षर अक्षर लिखे तो ये अक्षर, हालांकि यही नहीं है कि वही वही पूछे हों, लेकिन वो लिख देते हैं कि मतलब इनमें विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर आपको समस्त ध्वनियाँ, समस्त संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, अनुसार, चंद्रबिंदु में अंतर। देखिए यहाँ लिखे ना अनुसार और चंद्रबिंदु में अंतर, यहाँ वो लिखे नहीं, लिखे कि अनुनासिक और चंद्रबिंदु, क्योंकि अनुनासिक ही चंद्रबिंदु है। वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतक, अनेकार्थक और समार्थी शब्द, अवयव के भेद, अनुसार और अनुनासिक का प्रयोग। देखो यहाँ वहाँ पर ये नहीं था रा के विभिन्न प्रयोग, क्योंकि रा के विभिन्न प्रयोग की चर्चा बच्चे को उस एज में नहीं कराई जा सकती। रा के 4 भेद होते हैं। रा के कितने भेद होते हैं? 4। सिरोरेखा के ऊपर एक जो भी रा लगता है, ये जो रा होता है सिरोरेखा के जो ऊपर लगता है, इसको आधा रा बोलते हैं, इसको आधा रा बोलता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे रा होते हैं, जैसे प्र में एक रा आता है, ये ठीक, प्र में आया रा। ठीक है, अब एक क्रम में आया, ठीक, क्रम, ठीक है, और एक ट्रा में मतलब तो यही हो गया। अब एक तीसरा रा जब आधा रा हो जाए, ठीक, ये तो आधा रा, ये भी होगा आधा रा। ठीक है, और एक प्रा में आया,
और एक क्रम में आया, ठीक। तो उस तरह से रा के 3 भेद होते हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, और ऐसे, ठीक, और खुद ही रा में ऐसे। ये हैं इसके क्या 4 भेद, ठीक। ये वाक्य निर्माण, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य, उसमें सिर्फ दिया था वाक्य, लेकिन निर्माण की बात नहीं थी, इसमें निर्माण कराना सिखाना, तभी तो बच्चे जाने सरल और संयुक्त मिश्र। कोई पाठ होगा उसको अपने हिसाब से उसको बोध कराओगे तो उसको चेंज करेंगे, सरल संयुक्त और मिश्र, तभी आप पढ़ा पाएंगे। पता चला कोई मिश्र वाक्य में कुछ दिया है, बच्चे को समझाना है, आप बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे क्योंकि आप सरल वाक्य में उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग करना है, ठीक है, जिससे क्या होगी, पाठन शैली पर सुधार होगा। पाठन शैली क्या हो, सुधार होगा। अब बिना विराम के पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। वचन, लिंग और काल का प्रयोग करना, ठीक है। तत्सव, तद्भव, देश विदेश, ठीक। उत्पत्ति वाले शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द की, यही शब्द, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय शब्द युग्म की बात कर रहे हैं। समास और समास विग्रह समास के भेद, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ मैंने भी बताया, मुहावरे क्या, लोकोक्तियाँ क्या, ठीक। अब क्रिया से कर्मक और कर्मक, ये देखिए खुद ही अलग से लिख दिया है क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है, जबकि है क्रिया के भेद में, लेकिन तब भी है कि आप छोड़ें ना, क्योंकि कर्म के अनुसार सकर्मक का कर्मक है, बाकी क्रिया के और भी भेद होते हैं, ठीक है। सिर्फ सकर्मक अकर्मक तो नहीं है ना। संधि और संधि के भेद, सारी संधियाँ आ जाएंगी। अलंकार में देखो नाम लिख दिया, यमक श्लेष, यहाँ तक तो ये क्या है, तो आपका शब्द अलंकार है। और ये जो है आपके क्या, कौन सा अलंकार है, ये आपके अर्थालंकार है। अर्थ के कारण वक्रता आ जाती है, लेकिन ये इतने ही नहीं पढ़ने हैं, ये तो 4 हैं, आपको पढ़ने 4 और हैं, ठीक है। आपको संदेह अलंकार भी पढ़ना है, संदेह अलंकार भी आपको पढ़ना है। अन्योक्ति भी पढ़ना होगा, ठीक है, अन्योक्ति भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इधर भाषा विकास का अधिगम, वही आपका क्या भाषा का CDP आ जाएगी, ठीक है। भाषा का CDP वही सेम है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा वहाँ चले जाओ, आप देखिए उर्दू के बाद आप संस्कृत भाषा, यहाँ पर गणित में, गणित का भी हो गया, देखिए विज्ञान, ये विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा नहीं, 10th की स्टैंडर्ड्स का ही है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड का बहुत अच्छे से कवर करना है। 10th स्टैंडर्ड का बहुत, देखो कोशिका के अंग तंत्र और किशोरावस्था, भोजन, ये सब इसी चैनल में आपको मिलता रहेगा। ये ज़रूरी ना होगा कि आपको उसमें टेट यूपी लिखा जाए। एक हम GS और जी के रिवीजन सीरीज़ निकालेंगे अभी जल्द ही जल्द, ठीक है। GS जी के रिवीजन क्लास, इसमें रिवीजन जो सीरीज होगी उसको कोई भी स्टूडेंट पढ़े, वो चाहे लेखपाल का हो, ठीक है, वो चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टेट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, और चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। तीनों के लिए ही मैं जिस तरह से हिंदी और जिस तरह से GS पढ़ाऊँगा फ़िलहाल, ठीक है, वो दोनों सब्जेक्ट उन तीनों में काम आएंगे, ठीक है। अच्छा देखें तो हिंदी लेखपाल, और अगर इसका टेट का देखें तो लेखपाल में 10 नंबर की आएगी, इसमें 30 नंबर की आएगी, और GS इसमें 55 नंबर का, लगभग 50 नंबर का आएगा अगर DI छोड़ दें तो, और इसमें GS 30 नंबर की आएगी। तो इन दोनों में भेद ही क्या है, दोनों का सिलेबस एक है। इसी तरह यूपी पुलिस का भी देख लो तो उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 से 38 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में अलग अलग, 35 हिंदी से और 38 GS से, ठीक है। तो सब सेम है सिलेबस, इसलिए ये सोचा करिए कि नहीं, क्या आप अपना पेपर देखिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, उसके बाद अपना पेपर मिलाइए, जो पेपर में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा। अगर फंस रहा है तो क्लास सही है, नहीं फंस रहा तो आपके लिए क्लास है नहीं फिर, ठीक है ना। कंप्यूटर देखिए, इसमें ये कंप्यूटर थोड़ा सा दिया है ना, इतना कंप्यूटर करना है हल्का सा, बस ये सब हो जाएगा। कंप्यूटर क्या, इसमें 2 ही क्लास पढ़ी होंगी, उससे बाहर जा ही कहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में पहले से पढ़ी हुई है, तो एक एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सभी की पेडागॉजी आपको साथ लगी है, मैं पेडागॉजी का एक पूरा बना चुका हूँ जिसमें 5 सब्जेक्ट की पेडागॉजी है, और वो आपको किसी भी दिन दे देंगे, और जो है आप पढ़ लीजिएगा। PDF भी मिलेंगी थोड़ा समय रहते, वो सब चीज़ें भी मिलेंगी थोड़ा सा। आप मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। देखने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन लाइक कभी नहीं करता, थोड़ा मनोबल टूट जाता है। इतिहास जो होगा, इतिहास जो पढ़ा दिया जाएगा, आप खुद ही आप देखिएगा, जब अभी GS जी के रिवीजन क्लास शुरू होगा तो इनको ऐसे हम लोग चुटकियों में ख़त्म करेंगे कि तुम्हें पूरा याद रहेगा। इतिहास शुरुआत कहाँ से हो रही है, पाषाण में कैसे आई, छठी पे कैसे पहुँच गई, फिर प्रारंभिक राज्य कैसे यवनों का आगमन हुआ, कैसे मौर्यों के साम्राज्य की स्थापना हुई, कैसे गुप्त आए, अशोक आए, ठीक है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, फिर पृथ्वीराज वाला कैसा वंश आया, पुष्पभूति वंश कैसे आ गया दक्षिण में, विजय राज्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हो गई, इस्लामों का आगमन कब और क्यों हुआ, गजनबी से लेकर के सब, उससे पहले भी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में भी, मुगल साम्राज्य की संस्कृति और पतन के बारे में भी कि पतन क्यों हुआ, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों और भारत की कंपनियों का विस्तार भी हम लोग पूरा इसको, ये तीनों इतिहास है, इसमें ध्यान से आप देख पाएंगे। अब तीनों इतिहास के किसी विशेष वालों की तरह आपको थोड़ा ना पढ़ना है, अब ये तीनों इतने में दिया हुआ है, ठीक है, इतने में, तो इस कितने कैसा ये पढ़ना है, 20-20 नंबर का सब, ठीक।
देख खत्म हो जाएगा सब, नागरिक शास्त्र भी पढ़ना है और सभी इसी से आएंगे नहीं। इसमें 60 नंबर का पूरा थोड़ा ना आ जाएगा ना, इसमें तो मिला क्या ना कई सब्जेक्ट आएंगे तब आएगा 60 नंबर का। ठीक है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र, संविधान, राज्य व्यवस्था। देखो नागरिक शास्त्र में दोनों बातें आ जाती हैं। नागरिक शास्त्र में राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था के लिए सिस्टम क्या है वो भी आता है और संविधान भी आता है, दोनों बातें आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। ज्योग्राफी भी हो गया, पर्यावरण, ईवीएस भी हो जाएगी। ये ईवीएस तो है ही है, उसके साथ में और भी जो है। अब अभी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि 1 से 1 से 5 में ये क्या नहीं आएगा, ये भी आएगा, वही चीज़ उसमें भी आएगा। यहाँ थोड़ा और गहराई से चले जाओगे 6 से 8 में, और वहाँ क्या है, गहराई से इतना नहीं जाना है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट जिसका होगा अपना, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, खेल, संगीत, जिसका जो है अपना देख सकते हैं अपना। ठीक है, ये सब होगा। ठीक है, सीडीपी सबसे संबंधित। ठीक, ये आपका पूरा सिलेबस था। ठीक है, तो अभी हम अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहला जो है संस्कृत में भी देखो अपठित अनुच्छेद है, सभी में अपठित अनुच्छेद है, हिंदी में भी अपठित अनुच्छेद है। तो क्यों ना हम सबसे पहले अपठित अनुच्छेद से ही शुरुआत कर दें। तो अपठित अनुच्छेद अगर हम लोग देखें, देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पत्र 21 में जो पेपर हुआ था परंपरा शिक्षक का, उसमें देखते हैं अपठित अनुच्छेद करना कैसे है। अभी सिर्फ इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कल फिर से सही से करेंगे और इसी तरह एक एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो PYQ भैया सबसे पहले आप जानिए, जब अपठित गद्यांश दिया जाता है तो उसमें 2 मेथड होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आदि मारे घुमक्कड़ ही था, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुँचे थे, यदि घुमक्कड़ का ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, महावीर घुमक्कड़। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाते हो 35 से वर्ष से 48 वर्ष। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ जाए, तो बहुत गहराई से पढ़ता है, बहुत गहराई से लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग इस तरह भी कर सकते हैं, करते भी होंगे कि जब शब्द ढूंढते रहते हैं, कुछ खास शब्द हुआ तो जैसे भारत पहुँचे लगा लिया अंडरलाइन, भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे इसमें लगा लिया अंडरलाइन, 35 से 80 वर्ष इसमें लगा लिया अंडरलाइन। ठीक है, लेकिन क्या इससे भी काम बनेगा? क्या इससे भी काम बनेगा? इससे भी काम नहीं बनेगा। आपको ये जो अभी मेथड आप जो कर रहे हैं पढ़ने वाला मेथड, आप जो पढ़ने वाला मेथड ऐसे 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 पढ़ना रीडिंग वाला कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्कीमिंग मेथड। स्कीमिंग मेथड, त्वरित पाठन मेथड। ठीक, त्वरित पाठन मेथड बोलते हैं, लेकिन आपको स्कैनिंग मेथड करना है। क्या करना है, इसको स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन मेथड में क्या होता है, स्कैन मेथड में सबसे पहले प्रश्न पढ़े जाते हैं। लिखा है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहले तो ये भी याद रखना कि घुमक्कड़ शब्द का सही ऐसे लिखा जाता है, याद रखना। बहुत लोगों को तो ये पता होगा कि घुमक्कड़ ऐसे लिखा जाता है, वो भुक्खड़ होता है। ठीक है, कड़ इसमें ये होता है, अक्कड़ प्रत्यय लगता है। तो यही पूछ ही लिया इसने कि कौन सा प्रत्यय है इसमें, तो इसमें क्या अक्कड़ प्रत्यय है। और मूल शब्द क्या है, घूम। घूम ये धातु, घूम धातु से बना है, और फिर उसके बाद क्या है, अक्कड़ प्रत्यय लगा है, जिसके माध्यम से घुमक्कड़ बन गया। ठीक, अच्छा अब तो हमको पहले प्रश्न पढ़ना है इसमें। जैसे हमको अब देखिए आंसर बताना मेरा उसका उद्देश्य नहीं है, पठित गद्यांश बता रहे कैसे करना चाहिए, कम समय कैसे लगेगा। मुश्किल से ये 5 क्वेश्चन जो हैं 1.5 से 2 मिनट में हो जाता है, इसमें 5 मिनट नहीं लगता है लोगों को, लेकिन 10 मिनट लग जाता है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ हमें बताना क्वेश्चन कहते हैं, आपको करना क्या है, 2 क्वेश्चन पढ़ना है। एक ये पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, फिर पढ़ लिया तीसरा स्वच्छंद में कौन सी संधि है। फिर हमने देखा, क्योंकि 5 क्वेश्चन है इसमें, कि महात्मा बुद्ध से जय बुद्धत्व प्राप्त किया, जय बुद्धत्व अंडरलाइन कर लीजिए इसको तुरंत साथ में ही, तब उनकी अवस्था कितनी थी ये भी याद रखना है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, 5 क्वेश्चन हो गए। अब आपको फोकस कहाँ करना है इसमें, श्रुति धर्म में, जय बुद्धत्व में उनकी अवस्था कितनी थी, और घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान और बोध का ज्ञान दोनों चाहिए उन्हें। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था इसको याद रखना है। अब इसमें सिर्फ यही 5 चीज़ ढूंढना है। पाँचों बातें ना याद रहें एक बार में तो आप 2-2 3-3 ढूंढ सकते हो। ठीक है, 2 स्वच्छंद देखना है, जन्म कहाँ हुआ, घुमक्कड़ में आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रत्यय पता हो तो बताओ, नहीं कोई बात नहीं। तो मेन जो इससे ढूंढने वाले शब्द है वो तो यही ना, महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, और दूसरा हुआ बुद्धत्व प्राप्त की अवस्था, और तीसरा हुआ श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। बस 3 ही क्वेश्चन तो हैं। अब तुम इसको पढ़ो तेजी से। घुमक्कड़ में पहले वो बता दो कि ठीक है अपना जन्म बताना में, तो जन्म जहाँ भी होगा क्या होगा, संख्या में होगा। तो पूरे में कितनी संख्या है, एक जगह 45 वर्ष लिखा गया, 35 से 80 लिखा गया, इस जगह 35 वर्ष लिखा है। पूछा क्या, जब बुद्धत्व प्राप्त किया जब उनकी अवस्था कितनी थी। अब यहाँ तुम ऑप्शन भी तुरंत देखो, 12, 45, 80, 35, तो 12 तो है ही नहीं, ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब जो है क्या बचा, अब यहाँ जो तुमने अंडरलाइन किया था, अब यहाँ जो तुमने अंडरलाइन किया है, ठीक है, इसमें इनमें उससे तुरंत आप वहाँ पर पहुँचिए। कैसे, कि उनकी अवस्था कितनी थी। अब देखो यहाँ 35 वर्ष आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया,
अच्छा भैया, बुद्धत्व उन्होंने 35 में प्राप्त किया, फिर 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु अब तक उनकी मृत्यु हुई थी। को आंसर मिल गया इसका कि 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, यही बुद्धत्व। अगला क्वेश्चन क्या था, एक क्या था और, जन्म कहाँ हुआ। अब इनका जन्म कहाँ हुआ इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा अब जन्म शब्द में को फोकस करना है, बता रहे कैसे करना है। जन्म शब्द में फोकस करो, तो समझाने में इतना समय लग रहा है नहीं तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब जन्म शब्द कहाँ है, फटाफट सिर्फ आपको एक लाइन में ऐसे ऐसे नज़र फिराना है बस। जन्म कहीं लिखा होगा जरूर कि उनका जन्म हुआ। ठीक, अब नहीं तो कुछ और होगा तो इसका मतलब थोड़ा कठिन है, देखते हैं। लेकिन अच्छा, जन्म की बात कर रहे हैं तो उसको देखिए तो कहीं जन्म शब्द पक्का होगा जन्म को, या उसका कोई पर्यायवाची भी हो सकता है, अनेकार्थी भी हो सकता है उसका कोई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है। यहाँ देखो जन्म शब्द मिला क्या, देखो वैशाली में जन्म लिया, किसने लिया, आप थोड़ा पीछे आ जाओ। जन्म वैशाली में, जहाँ पूर्ण विराम हो वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्तु तक को त्याग दिया, इन्होंने वैशाली में जन्म लिया। तो इसमें ध्यान से देखिए, तो वैशाली में जन्म हुआ किसका, महावीर का। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में महावीर स्वामी का ही जन्म तो पूछा था, जबकि बुद्ध का भी पैराग्राफ है इसमें। तो बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की चर्चा है इसमें। अंतिम में श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म जब यहाँ तक चले आए तो हमें श्रुति धर्म कहीं दिखा था क्या, श्रुति धर्म तो कहीं दिखा नहीं। तब यहाँ तक में चले आए क्योंकि श्रुति धर्म भी माइंड में बैकअप में तो था ही ना, दिमाग में। तो आगे अब देखो आगे कहीं है क्या, ये भी अंडरलाइन कर ले, लेकिन अगर और क्वेश्चन होते तो ये भी अंडरलाइन कर लेते शब्द वाला। तो आगे अब देखते चले जाएंगे आप, देखेंगे यहाँ लिखा श्रुति धर्म, तुरंत अंडरलाइन करिए। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। अब आपको देखना कि श्रुति धर्म से क्या वैदिक धर्म का उत्थान हुआ, का क्या अर्थ है। तो क्या वैदिक धर्म का अर्थ है, श्रुति वेद को कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, तो ये सब श्रुति कहते सुनने वाली थे ना सब, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला 6 to 8 वाला लेके आएंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा PYQ आपका यूपी टेट का 1 से 5 और 6 से 8 खत्म हो जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, फिर जो है ये देखिए 21 वाला पुनः परीक्षा, ये 6 से 8 वाला आपका रहेगा। इसमें का जो पैराग्राफ है वो थोड़ा क्या होगा, कठिन आएगा। ये देखिए मैंने इसलिए थोड़ा बड़ा कर लिया है। ठीक है, इसका जो है बोधात्मक है, वो वर्णनात्मक था, घटना आधारित था, वर्णनात्मक था, और ये जो होगा बोधात्मक है। ठीक है, धन्यवाद।